दोस्तों अगर आप लोग किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोगों ने इस एग्जाम के लिए एक अच्छा सा कोर्स भी परचेज कर लिया है, आप लोगों ने इस एग्जाम के सारे रिसोर्सेज भी कलेक्ट कर लिए हैं, आप लोगों ने डिफरेंट यूट्यूब वीडियोस पे जाके उस एग्जाम की सारी इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर ली है, तो मेरा आप लोगों से एक सिंपल सा सवाल है कि भाई क्या आप उस एग्जाम की सीरियस प्रिपरेशन टिल दी एंड करने वाले हैं या फिर आप सिर्फ सीरियस प्रिपरेशन करने की प्लानिंग कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों हर एग्जाम की प्रिपरेशन में एक ऐसी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट होती है जो कि इंटेलिजेंट होती है, जिसके पास रिसोर्सेज भी सारे होते हैं, जिसके पास प्रिपरेशन के लिए टाइम भी ठीक ठाक होता है, लेकिन फिर भी उस बच्चे की सिलेक्शन नहीं हो पाती। ऐसे बच्चे को हम कहते हैं सॉफ्ट एस्पिरेंट। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भाई एक सॉफ्ट एस्पिरेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, और कहीं आप भी एक सॉफ्ट एस्पिरेंट तो नहीं हो, कहीं आप भी एक इमोशनल एस्पिरेंट तो नहीं हो, कहीं आप भी एक नरम नरम दिल वाले एस्पिरेंट तो नहीं हो। हम ये जानेंगे और फिर दोस्तों हम ये भी जानेंगे कि अगर बाई चांस आप भी एक सॉफ्ट एस्पिरेंट हो तो इस चंगुल से कैसे निकलना है, कैसे आप लोग इस ट्रैप को अवॉइड कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो हर एक एस्पिरेंट के लिए जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हम सॉफ्ट एस्पिरेंट बनते जा रहे हैं, जो कि हमारे लिए एक खतरा है अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एक सॉफ्ट एस्पिरेंट की। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि भाई कोई भी एग्जाम के लिए फर्म कमिटमेंट नहीं है। अभी कोई एग्जाम आया, बड़ा अच्छा लग रहा है, चल इस एग्जाम को दे देते हैं। फिर कुछ और एग्जाम दिखा, वो भी अच्छा लग रहा है, चल इस एग्जाम को भी दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए बहुत ही सीरियस है, स्टार्टिंग में उसको ऐसा लगा कि भाई ये एग्जाम ही मेरी जिंदगी में सफलता की चाबी है, इस एग्जाम को क्वालिफाई करना ही करना है, और उसने एफर्ट मारने स्टार्ट कर दिए। फिर दोस्तों 2-3 महीने बाद पता लगा कि भाई ये एग्जाम तो बहुत टफ होता है, यहाँ पर प्रीलिम्स निकालना बहुत भारी है, प्रीलिम्स अनप्रिडिक्टेबल आ रहा है, पेपर अबसर्ड आ रहा है, कैसे इस पेपर को क्वालिफाई करेंगे। कोई इजी ऑप्शन है, चल स्टेट पीसीएस दे देते हैं। फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी स्टार्ट करी, वहां पे पता लगा कि यार थोड़ी सी करप्शन हो सकती है, ठीक है, रेगुलरिटी थोड़ी सी कम है, फ्रीक्वेंसी कम है, पुराने एग्जाम्स का रिजल्ट ही नहीं आ रहा, चल कोई और एग्जाम पकड़ते हैं, चल एपीएफसी एग्जाम दे देते हैं। अब एपीएफसी एग्जाम अगेन रेगुलर नहीं है, अनप्रिडिक्टेबल है, चल एसएससी एग्जाम दे देते हैं। तो यहां पर किसी भी एक पर्टिकुलर एग्जाम से आपकी फर्म कमिटमेंट नहीं है, आप किसी भी एक एग्जाम के लिए डेडिकेटेड नहीं हो, आप हर पर्टिकुलर जगह पे जाके आयाराम गंगाराम ऐसे काम करते जा रहे हो। तो यहां पर ये अगर आपकी जो है टेंडेंसी है तो आप एक सॉफ्ट एस्पिरेंट है, क्योंकि आप किसी भी एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए बहुत हार्ड नहीं है। दूसरी बात कि भाई आप बहुत फ्रीक्वेंटली स्विचिंग कर रहे हैं। आपने 1 महीने एग्जाम की तैयारी करी, फिर दूसरा एग्जाम आ गया, आपने उस एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर दी, फिर तीसरा एग्जाम आ गया, आपने उस एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर दी। मतलब आप एक सॉलिड प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, आप एक फाउंडेशन प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, आप रिएक्टिव प्रिपरेशन कर रहे हैं कि भाई अच्छा आरबीआई ग्रेड भी आ गया, नोटिफिकेशन आ गई, चल इसकी तैयारी स्टार्ट करते हैं। अच्छा नाबार्ड ग्रेड आ गया, अच्छा इसका ये सिलेबस है, चल इसकी तैयारी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहां पर अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली स्विचिंग कर रहे हैं विदाउट डूइंग द फाउंडेशन प्रिपरेशन ऑफ अ मेन एग्जाम, तो अगेन अगेन आप एक सॉफ्ट एस्पिरेंट हैं। दोस्तों अगर आप र्यूमर से इजीली इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं कि यार कोई कह रहा था कि इस बार तो आरबीआई ग्रेड बी की नोटिफिकेशन भले ही अप्रैल में आ गई, अगली बार नहीं आने वाली, अगली बार तो फिर अगस्त सितंबर में जाएगी, और आप इन्फ्लुएंस्ड हो गए कि यार मेरे पास बहुत टाइम पड़ा है, आराम से तैयारी करेंगे, इस बीच किसी और एग्जाम को टारगेट कर लेते हैं। दोस्तों या फिर आप सोशल मीडिया से बहुत इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं, आपने सोशल मीडिया पे देखा कि भाई एसएससी एग्जाम लीक हो रहा है या फिर उसमें प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो एसएससी एग्जाम सही नहीं है, कोई और एग्जाम देते हैं। आपका सपना था पहले एसएससी एग्जाम को देना, लेकिन आपने जस्ट उस पर्टिकुलर न्यूज को देख के अपना पूरा प्लान ही चेंज कर लिया, अपना पूरा रास्ता ही चेंज कर लिया। दोस्तों आप एक सॉफ्ट एस्पिरेंट, आप इजीली किसी पर्टिकुलर रास्ते से, किसी मेन एजेंडा से भटक जाते हैं, आप कोई और रास्ता चूज कर लेते हैं। तो अगेन अगर आप अडिग नहीं हैं, अगर आप सॉलिड नहीं हैं, अगर आप हार्ड नहीं है किसी एग्जाम की प्रिपरेशन में, तो आप एक सॉफ्ट एस्पिरेंट हैं। दोस्तों यहां पे हमें समझना पड़ेगा कि अगर हम कोई सपना देख रहे हैं, उस सपने को पाने के बारे में सोच रहे हैं, तो दोस्तों हमें उस सपने को पाने के लिए पूरे एफर्ट डालने पड़ेंगे, ना कि हमें इधर उधर डगमगाना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपकी स्टडी हैबिट्स इनकंसिस्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल आज आपका मन किया कि भाई इस एग्जाम की तैयारी करनी, इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है, आपने 12 घंटे लगा दिए प्रिपरेशन में, आपने घड़ी भी नहीं देखी, आपने खाना भी नहीं खाया, आपने नींद भी पूरी नहीं करी, बस पढ़ते रहे। फिर अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन ये टाइम जो है 12 घंटे से 10 घंटे हो गया, फिर 10 घंटे से 8 घंटे हो गया, और चौथे दिन तो हिम्मत ही नहीं बची पढ़ने की, भाई बर्नआउट हो गए, अब और नहीं पढ़ पाऊंगा, काफी पढ़ लिया हूं। तो अगर ये इनकंसिस्टेंट स्टडी हैबिट्स हैं तो अगेन आप सॉफ्ट एस्पिरेंट हैं, क्योंकि मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं, ऐसे एस्पिरेंट देखे हैं अपने पिछले 6-7 साल के कैरियर में, जो कि कुछ भी हो जाए पढ़ना नहीं छोड़ते थे, और उनका एक स्टडी प्लान बना हुआ था। आप आरबीआई ग्रेड बी के एस्पिरेंट्स देख लीजिए, आप नाबार्ड ग्रेड ए के एस्पिरेंट्स देख लीजिए, जब वो मिलने आते हैं, जब वो अपनी स्टोरी सुनाते हैं, तो हमें हमेशा उनकी बातों से यही पता लगता है कि यार इनका जो
इनका जो एक जज्बा था एग्जाम क्वालिफाई करने का वो सबसे ऊपर था, और इनकी जो कंसिस्टेंसी थी वो अनपैरेलल्ड है। मतलब ये बच्चे किसी भी सिचुएशन में, किसी भी टाइम पर, किसी भी कंडीशन में एग्जाम के लिए पढ़ रहे होते थे। कोई बच्चा व्हाट्सएप को अपने पढ़ने का माध्यम बना लेता था। फॉर एग्जाम्पल, उसको कोई भी अगर इंपॉर्टेंट न्यूज मिलती थी, वो उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने ही व्हाट्सएप पे ट्रांसफर कर लेता था। उसने अपना एक अकाउंट बना रखा था, फिर जब फ्री टाइम होता था उस व्हाट्सएप को पढ़ता था। तो दोस्तों कुछ भी तरीके यूज किए उन्होंने, लेकिन उन्होंने पढ़ाई से अपना टच नहीं छोड़ा, और उन्होंने कोशिश करी कि भाई मेरी स्टडी हैबिट्स कंसिस्टेंट रहे। बहुत सारे बच्चे, एक बच्चा नहीं बहुत सारे बच्चे। और दोस्तों इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक एक सॉफ्ट एस्पिरेंट की क्या होती है, मोटिवेशन बहुत जल्दी लूज करता है। और दोस्तों मोटिवेशन पाने के लिए बहुत सारे एक्सटर्नल सोर्सेज पे डिपेंड होता है। यार कोई मुझे मोटिवेट कर दो, यार इस टाइम पढ़ने का मन नहीं कर रहा, कुछ ऐसा बोलेगा कि मेरा पढ़ने का मन आ जाए। भाई आपको खुद पता होना चाहिए कि कोई एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर क्यों कर रहे हैं। आपकी मोटिवेशन एक्सटर्नल कभी भी डिपेंडेंट होनी नहीं चाहिए। आप इंटरनली इतने चार्ज अप होने चाहिए कि भाई आप कभी भी उस एग्जाम के लिए सीरियसनेस जो है आप खोए ना। आप बहुत ही अच्छे इंटेंसिटी के साथ, एक बहुत अच्छे इंटेंट के साथ, एक बहुत अच्छे एफर्ट के साथ एग्जाम की तैयारी करें। अगर आप बहुत जल्दी मोटिवेशन लूज कर रहे हैं तो सो अगेन आप एक सॉफ्ट एस्पिरेंट है, मानो या ना मानो। तो अगर आप में से इनमें से कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक पाई जा रही है तो आप अपने आप को अभी चेंज कर लीजिए, क्योंकि ये एक सही कैरेक्टरिस्टिक नहीं है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। आप सॉफ्ट एस्पिरेंट अगर हैं तो यही टाइम है कि आप इस जो टैग है इसको अपने आप से निकालिए और एक हार्ड एस्पिरेंट, एक रैशनल एस्पिरेंट, एक लॉजिकल एस्पिरेंट, एक बहुत ही सिंसियर एस्पिरेंट बनने की कोशिश करें, ना कि सॉफ्ट नरम। क्योंकि सॉफ्ट एस्पिरेंट की बहुत टाइम के बाद भी, बहुत इंटेंसिटी के बाद भी, और बहुत प्रिपरेशन के जो है सीरियसनेस के बावजूद, दिमाग में सीरियसनेस, एफर्ट में नहीं, सिलेक्शन नहीं होती है। तो यहां पर अब आपको करना क्या होगा इन सॉफ्ट एस्पिरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को दूर करने के लिए। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप रेलवेज की तैयारी कर रहे हैं, आप जो है एनटीपीसी के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप गेट की तैयारी कर रहे हैं, आप आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो यू मस्ट हैव एन क्लियर आइडिया कि मैं क्यों इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं। आपको वाई बहुत क्लियर होना चाहिए। तो सो ये क्यों क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये पता है भाई इस एग्जाम के ना क्लियर होने से मेरी लाइफ में ये चेंज आ जाएगा, मेरी लाइफ में ये लॉस हो जाएगा, तो आप बहुत इंटरनली मोटिवेटेड होना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपको उसका इफेक्ट पता होगा, आपको उसका इंपैक्ट पता होगा अपनी लाइफ पे। तो यहां पर किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने से पहले एक बार लॉजिकली सोचिए कि भाई ये एग्जाम मुझे क्यों देना है, ऐसी कौन सी पैरामीटर है, ऐसी कौन सी कंडीशन है 1 2 3 4 जो इस वजह से मैं इस एग्जाम को दे रहा हूं। तो ये बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि जब भी आप डिमोटिवेटेड होंगे आपको उसी वाई पे जाना है कि यार ये मेरा वाई था और अब मैं डिमोटिवेटेड हो गया, तो ये वाई मेरा कंप्रोमाइज हो रहा है, तो मुझे डिमोटिवेटेड नहीं होना है। दूसरी बात कि किसी एक मेन एग्जाम से आपको अपनी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बनानी ही पड़ेगी। तो यहां पर आपको मैरिज करनी ही पड़ेगी किसी पर्टिकुलर एग्जाम से। आप ऐसे गर्लफ्रेंड नहीं खेल सकते हो। आपको अगर लंबा खेलना है या फिर आपको एक पर्टिकुलर एग्जाम में अपना कैरियर बनाना है, तो आपको उस एग्जाम के साथ कमिटमेंट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आरबीआई ग्रेड बी एस्पिरेंट हैं, आप आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो, तो कम से कम 6 महीने का कमिटमेंट उस एग्जाम के साथ आपका बहुत ही सीरियस होना चाहिए। आप उन 6 महीनों में मिनिमम 6 घंटे अगर हर दिन पढ़ रहे हैं तो आप आरबीआई ग्रेड बी के लिए खुद को रेडी कर लेंगे। और दोस्तों वो प्रिपरेशन होने के बाद, वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बनने के बाद, अगर आपकी तैयारी आरबीआई ग्रेड बी की बहुत अच्छी हो जाती है और बाई चांस आप किसी पर्टिकुलर फेज पे अटक जाते हो, क्वालिफाई नहीं भी होता, बट आपको पता है कि भाई आपने इसकी तैयारी काफी अच्छी कर रखी है, तो उस प्रिपरेशन के साथ थोड़ी और प्रिपरेशन ऐड करके फिर आप मल्टीपल एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हो। सिमिलरली, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के एस्पिरेंट हो, आपने यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की लगभग 2 साल काफी अच्छी प्रिपरेशन कर ली है, आपको लगता है कि भाई मैं प्रिपरेशन भले ही बहुत अच्छी कर चुका हूं लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रही है, तो दोस्तों अगर आपने 2 साल फाउंडेशन प्रिपरेशन कर ली है तो इस प्रिपरेशन के थ्रू आप मल्टीपल और एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हो। बट एक बार लॉन्ग टर्म कमिटमेंट किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम से जरूरी थी और आपने उसको निभा लिया है। अगर नहीं निभाया है, अभी अभी यूपीएससी की तैयारी में कूदे हो और मन कर रहा है कि भाई एसएससी भी दे देता हूं, स्टेट पीसीएस भी दे देता हूं, तो फिर सिलेक्शन किसी में भी नहीं होने वाली, फिर आप फंसने वाले हो। अगर आप पुराने एस्पिरेंट्स के रिजल्ट भी देखो, फॉर एग्जांपल अगर मैं एपीएफसी एग्जाम की बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं अर्पणा गिल मैडम की, अगर मैं बात करूं निशांत ओझा सर की, अगर मैं बात करूं आकाश अग्रवाल सर की, अगर मैं बात करूं वैभव श्रीवास्तव की, अगर मैं बात करूं जो है सूरज की, तो ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जिन्होंने यूपीएससी को 4-5 साल दिए
और जिनकी वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट कल्मिनेट हुई इन द फॉर्म ऑफ सिलेक्शन इन एपीएफसी एग्जाम। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बहुत जरूरी है। एंड दोस्तों, ऑलवेज प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू द सिलेबस एंड पीवाईक्यूज। एक सीरियस एस्पिरेंट को हमेशा अपनी प्रिपरेशन की बाउंड्री पता होती है। वो बहुत सारे रिसोर्सेज इकट्ठे नहीं करता, वो बहुत सारे कोर्सेज में भी एनरोल नहीं करता, वो किसी एक चीज को अपना जरिया बनाता है प्रिपरेशन का और उस चीज पे फिर वो अड़िग रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अनुज जिंदल सर का किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए कोर्स खरीद रहे हो, अगर आप विजन आईएएस का किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए कोर्स खरीद रहे हो, अगर आप वाजीराव का किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए कोर्स खरीद रहे हो, अगर आप राकेश यादव सर का किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए कोर्स खरीद रहे हो, तो उसी पर्टिकुलर कोर्स पे टिके रहो। फिर आपको ऐसा नहीं कि यार अगर अच्छा वो पढ़ रहा है तो वो शायद अच्छा उसको भी ले लेता हूँ, अच्छा वो भी ले लेता हूँ, अच्छा वो भी जो है अपनी हार्ड ड्राइव में इकट्ठे कर लेता हूँ, तो सब सिलेक्शन नहीं होने वाली। एक सोर्स 10 बार पढ़ने वाले की सिलेक्शन होती है, ना कि 10 सोर्स एक कंपोनेंट के लिए आप अलग अलग पढ़ो तब सिलेक्शन हो, ऐसा कभी नहीं होता है। तो यहाँ पर यू मस्ट प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू द सिलेबस एंड पीवाईक्यूज, और यही रामबाण है अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक पे रखने का, अपने लिए सोर्सेज को चूज करने का और बार बार चेक करने का कि भाई क्या मैं एग्जाम के लिए सही डायरेक्शन में हूं या नहीं हूं। दोस्तों, अगर आप एक सॉफ्ट एस्पिरेंट नहीं बनना चाहते तो एक डिसिप्लिन्ड डेली स्टडी रूटीन डेवलप कर लीजिए कि यार कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, मुझे ये 4 घंटे डिवोट करने ही करने। अगर मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूं, जॉब से आके मैं रात को 9 से 1 बजे तक की शिफ्ट लगाऊंगा ही लगाऊंगा। अगर मैं रात को नहीं लेट पढ़ सकता तो मैं जॉब पे जाने से पहले 2 घंटे और जॉब से आने के बाद 2 घंटे पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। कोई भी तरीका यूज करिए, लेकिन डिसिप्लिन के साथ तैयारी करिए। एंड दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई अननेसेसरी सोशल मीडिया की यूसेज ना करिए, कंज्यूम ना करिए। तो सोशल मीडिया आपको एक इंस्टेंट डोपामाइन दे देगा, आपको एक छोटी सी रिलीफ दे देगा कुछ पर्टिकुलर पीरियड के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपका नुकसान ही करेगा। मैंने एक जो है रील देखी थी, काफी फनी रील थी। उस रील में क्या था कि 2045 में एक बच्चा अपनी माँ को परेशान कर रहा होता है, छोटा सा बच्चा 2-3 साल का। माँ को कह रहा होता है कि माँ, हम फुटपाथ पे हैं, हम गरीब क्यों हैं, हम गरीब क्यों हैं, हम उनकी तरह अमीर क्यों नहीं जो गाड़ी में जा रहे हैं, हम गरीब क्यों हैं। तो माँ कुछ बोल नहीं पाती, लेकिन उसकी फ्लैशबैक दिखाते हैं कि फ्लैशबैक में चल रहा होता है कि माँ का जो पति होता है, जो उस लड़के का बाप होता है, वो 2021 में रील्स स्क्रॉल कर रहा होता है, वो इंस्टाग्राम देख देख के खुश हो रहा होता है बेड पे पड़ा पड़ा, और क्योंकि उस टाइम उसने टाइम वेस्ट कर दिया होता है तो इसलिए वो आज गरीब होते हैं। तो सर यहाँ पर मैं आपको यही कहूंगा कि सोशल मीडिया से आप इंस्टेंट डोपामाइन जरूर लीजिए, कभी कभी, रेयर, बट रेगुलर अगर ये हैबिट आपकी बन रही है तो बहुत ही गलत आप जा रहे हो। आप लोगों को पूरा टाइम, पूरा एफर्ट, पूरे इंटेंसिटी के साथ एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि आपके पास इस टाइम पर कोई और ऑप्शन नहीं है। तो फिर जो एज है ना 21 से 30 की, ये एक ऐसी एज है जहां पर अगर आपने थोड़ा सा भी प्रिपरेशन से कंप्रोमाइज किया तो आप फिर आगे परेशानी रहने वाले हैं। ठीक है, आप 30 के बाद कोई और ऐसे एग्जाम देखेंगे जो कि रेयर ही होते हैं, जहां पर आप 35 तक अप्लाई कर पाए, अगेन वहां पर टेंशन रहती है। तो यही पर्टिकुलर एज है जहां पर आप अपना कैरियर सेटल कर सकते हैं। तो हर और चीज को कंप्रोमाइज कर दीजिए जो इस सिलेक्शन की राह में आपके लिए रोड़ा बन सकती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको कोई भी र्यूमर सुनने को मिल रहा है, अगर आपको कोई भी ऐसी अपडेट एग्जाम के बारे में सुनने को मिल रही है जो आपको लगता है कि यार इंपॉर्टेंट तो है मेरे लिए, बट ट्रस्ट करूं या ना करूं, तो एक बार उसको वेरीफाई कर लीजिए विद वन ऑफ द पर्सन जिसका आप ट्रस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको लगता है कि भाई इसके ऊपर कोई अपडेट आई है, तो आप पहले तो यूपीएससी की वेबसाइट पे जाइए, देखिए वहाँ पे कोई अपडेट है या नहीं है। अगर आपको अपडेट वहां पर नहीं मिल रही, तो अगर मान लो कि एक अच्छा मेंटर है, फॉर एग्जाम्पल आप मृणाल सर हो गए, या फिर यूपीएससी में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, आप उनसे कॉन्टेक्ट करिए कि भाई क्या ये न्यूज सही है, अगर सही है तो उससे फिर आप परफेक्ट होइए, अगर नहीं सही है तो आप उसको छोड़ के आगे बढ़िए। तो यहाँ पर आप कोई भी अपडेट अगर किसी एग्जाम के बारे में देख रहे हैं तो उसको वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये एक वीडियो थी जहां पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिमाइंड कराना चाह रहा था कि भाई अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन में आप लोगों को सॉफ्ट एस्पिरेंट नहीं बनना है। आप लोगों ने सीरियसली उस एग्जाम की तैयारी करनी है, आप लोगों ने बहुत हार्ड होकर उस एग्जाम की तैयारी करनी है। आप लोगों ने सुना भी होगा ना डायलॉग कि भाई बहुत हार्ड बंदा है, ठीक है। ये किसी छोटी मोटी चीज से या फिर किसी जो है बहुत टाइमली जो चीज है उससे अफेक्ट नहीं होने वाला है। ये बंदा अपने अंदर इंटेक्ट है, इसकी इंटीग्रिटी अनकम्प्रोमाइज्ड है। तो ऐसे अगर आप पर्सन हैं, अगर आप ऐसे एस्पिरेंट हैं, तो आपकी सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, मैं आप लोगों को एक गारंटी दे सकता हूं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से बस यही चाहूंगा कि आप लोग यहां पर एक कमेंट पक्का करें कि सर वी विल ट्राई टू बी अ हार्ड एस्पिरेंट, और आपको वो हार्ड एस्पिरेंट बनना ही बनना है अगर आपने सिलेक्शन इंश्योर करनी है। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।